हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। कल हमने वेक्टर्स का एडिशन पढ़ा था, आज हम उसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। टू इक्वल फोर्सेस, मतलब वेक्टर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू देम एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड। मतलब ये है कि अगर मैं ये बोलता हूँ, मान लीजिए हमारे पास दो फोर्स हैं F1 और F2, चूँकि इस सवाल को पहले समझिएगा। टू इक्वल फोर्सेज मतलब टू इक्वल फोर्सेज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। टू इक्वल फोर्सेज इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू देम। मतलब हमारे पास दो फोर्स है और उनका जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड उनके ही बराबर है। देन हमें ये निकालना है एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड। इफ़ वी आर हैविंग टू फोर्सेज F1 एंड F2, इफ से F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो FR है। मतलब दो फोर्स तो आपस में बराबर है ही, लेकिन इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, मतलब रिजल्टेंट का दोनों का ऐड करने पे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी इनके इक्वल है, ठीक है। तो उनके बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। आप ज़रा देखो कैसे निकालते हैं, इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है दो रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब A और B का रिजल्टेंट अगर C होता है तो क्या लिखते हैं, A² + B² + 2AB cos थीटा। उसी तरह से F1 और F2 का रिजल्टेंट FR है तो इसको हम क्या लिखेंगे, F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। सवाल ये है कि टू फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू देम, मतलब उनका रिजल्टेंट भी उसी के बराबर है। तो कहने का मतलब दो फोर्सेज आपस में बराबर है, रिजल्टेंट भी बराबर है, तो हम सबको क्या मान सकते हैं, F। तो एग्जामिनर ने पूछा उन दोनों के बीच एंगल क्या है। बहुत आसान सा सवाल है ये। ठीक है, तो F² इक्वल्स आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 2F² + 2F² cos थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा cos थीटा इक्वल्स -1/2। बेटा cos थीटा इक्वल्स -1/2 अगर ये तब होता है जब थीटा क्या होता है, 120 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो होगा क्या कि उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं दो वेक्टर्स के बराबर होगा। आप कहोगे सर ये ज्योमेट्रिकली क्या इसका कुछ मीनिंग बना, ज़रा देखिए। एक वेक्टर मान लीजिए ये फोर्स वेक्टर है F1, ठीक है। दूसरा फोर्स वेक्टर ये मिला F2, ठीक है ना। सिंस F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल। और F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो है FR। तो कहने का मतलब आप ज़रा देखिए, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, है ना, तो F1 F2 और FR इक्वल होंगे और इनके बीच का एंगल ये कितना होगा, 60 डिग्री नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 120 डिग्री। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये देखिए ये F1 और F2 को ऐड कर रहे हैं, F1 और F2 को ऐड करने से क्या मिला, मुझे रिजल्टेंट फोर्स मिला FR। F1 और F2 तो बराबर है ही, लेकिन F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो भी F1 और F2 के क्या है, बराबर है। तो इनके बीच एंगल क्या है, 120 डिग्री का एंगल है। आई बात समझ। तो कहने का मतलब ये किसका केस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और इसको आप अपनी टिप्स पे रखेंगे। अगर दो फोर्स हैं या दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उन दोनों फोर्सेज का या उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो भी कि दोनों में से किसी वेक्टर के बराबर है, तो कहने का मतलब उन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, ठीक है। इसी में आगे एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो 3:5। हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड 3:5 में है। मान लेते हैं पहला वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B। सो A/B कितना है, A/B है 3:5, ओके। तो अगर मैं A को 3x मानूँ तो B को मैं क्या मान सकता हूँ, 5x मान सकता हूँ, ठीक है। गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन इफ़
एंगल ऑफ इफ़ एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में 60 डिग्री का एंगल है तो नेट फोर्स कितना मिल रहा है ऐड करके 28 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। मान लेते हैं ए और बी का रिजल्टेंट कितना है 28 न्यूटन या 28 मान सकते हैं। तो रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्ट अगर सी है तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये क्या मिला आपको, सी मिला। अब देखिए ए और बी को ऐड करने पर मुझे रिजल्टेंट कितना मिला 28, ठीक है। ए कितना है 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है कॉस 60, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 28। ज़रा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 9 आएगा, 9 प्लस 25 कितना आएगा, 9 प्लस 25 आएगा 34, और यहाँ से आएगा 15, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो यहाँ रखिए, तो a की वैल्यू आएगी 12 और b की वैल्यू आएगी 20। दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज 10 यूनिट एंड 6 यूनिट रेस्पेक्टिवली। मतलब 2 वेक्टर को आपने ऐड किया तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कितना है, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है 10 यूनिट और लीस्ट रिजल्टेंट कितना है 6 यूनिट, ठीक। इफ़ ईच वेक्टर इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू वेक्टर व्हेन दे एक्टिंग एट पॉइंट एट एन एंगल 90 डिग्री। ज़रा सोचिए, मैं मान लेता हूँ मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी। तो एक बात याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब आता है, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट आता है जब ए और बी क्या है पैरेलल, ठीक है। और लीस्ट रिजल्टेंट कब आता है, लीस्ट रिजल्टेंट तब आएगा जब ए और बी क्या होंगे आपस में एंटी पैरेलल। अब ज़रा सोचिए कि जब 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो मान लेते हैं इनका जो रिजल्टेंट है वो है C1। मान लेते हैं 2 वेक्टर, आपको मैंने कल बताया था जब 2 पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो मैं दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या करता हूँ, डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। और जब 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, ग्रेटेस्ट। लिस्ट रिजल्टेंट कब आता है, जब दोनों वेक्टर क्या होते हैं एंटी पैरेलल। और जो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, डायरेक्टली a-b, ठीक है। अब ज़रा देखिए, यहाँ से एग्जामिनर ने दिया है कि ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कितना है 10, यहाँ से लिस्ट रिजल्टेंट कितना है 6। तो कहने का मतलब अगर आप a को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8, और आप यहाँ से b को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, है ना। तो अभी तक आपको ये समझना चाहिए कि 2 वेक्टर्स का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब आता है, जब 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं। 2 वेक्टर का लीस्ट रिजल्टेंट कब होता है, जब 2 वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं। अब ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट जब पैरेलल के केस में होता है, और पैरेलल के केस में रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों वेक्टर को क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड। लीस्ट रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों वेक्टर को क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ज़रा समझिए, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ ना। उन्होंने बोला इफ़ ईच वेक्टर इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स, मतलब ए को 3 यूनिट्स बढ़ा के मैंने a' बोल दिया, ए को 3 यूनिट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा 11, और बी को 3 यूनिट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा b' 5, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू वेक्टर्स व्हेन दे आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। मतलब ए और बी की एक्चुअल वैल्यू क्या है 8 और 2। अब इन दोनों में 3 ऐड कर दिया, मतलब 3 यूनिट दोनों को बढ़ा दिया। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना है, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, a' और b' के बीच। तो इनका रिजल्टेंट निकालना है ना, तो निकाला जा सकता है। मान लेते हैं इसका जो रिजल्टेंट है वो c', तो c' क्या होगा a' का स्क्वायर b' का स्क्वायर प्लस 2a' b' cos 90,
cos 90 क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। सी डैश क्या होगा, ए कितना है 11 स्क्वायर, बी डैश कितना है 5 स्क्वायर, तो सी डैश की वैल्यू आने वाली है रूट ऑफ 146, दैट इज़ आई थिंक क्लोज टू 12, ओके 12.1, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ ए एंड बी आर वेक्टर्स देन प्रूव दैट ए प्लस बी का मोड इज़ लेस देन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अब मेरा आपसे क्या कहना है कि मान लीजिए इसको दो तरीके से करते हैं। पहले सवाल का मैं सॉल्यूशन दो तरीके से बताऊंगा, दूसरे सवाल को आप ट्राई करिएगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर है ए बी, ठीक है, और बोलते हैं सी इनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, सी वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होगा। अब ज़रा सोचिएगा ध्यान से कि मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, मेथड 1। ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में इस वाले वेक्टर को मैंने ए वेक्टर बोला, इसी ट्रायंगल में मैंने इस वाले वेक्टर को बी वेक्टर बोला, और जो ये रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, दिस लेंथ वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, दिस मैग्नीट्यूड वुड बी लेंथ ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, दिस वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अब ज़रा देखिए, आपने 10th क्लास में वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ ये है ओ, ये है ए, ये है बी, फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है ओ बी, वो हमेशा क्या होगी, ओ ए और ए बी से कम होगी। ठीक है, अब ज़रा देखो ओ बी क्या है, ओ से लेके बी तक क्या है, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो काफ़ी सिंपल है, मतलब आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से प्रूव कर लिया। दूसरा है मेथड 2, ठीक है, जो कि थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। मान लेते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, ए और बी को जोड़ने से अगर ये सी वेक्टर मिला है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं आप, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब ज़रा सोचिए कि मैं मोड ऑफ सी की जगह मोड ऑफ ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको एज इट इज़ हम उतारते हैं, मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर 2 इंटू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। अब होगा क्या कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1। इसका मतलब RHS की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ज़रा सोचते हैं। RHS की मैक्सिमम वैल्यू मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ये RHS की मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब इसको आप मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी का आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इसका रूट भी लिख सकते हैं ना। अब ज़रा सोचिए,
RHS की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, या RHS क्या होगा, इससे कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो आपका मोड ऑफ A प्लस मोड ऑफ B है, इसकी वैल्यू हमेशा मोड ऑफ A और मोड ऑफ B से क्या होगी, छोटी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप की थिंकिंग थी, जिससे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आप इस मेथड से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब हम क्लास में मिलेंगे तो इस मेथड को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये सवाल मैंने कर दिया, ये आपका होमवर्क है, एंड दिस इज चैलेंज प्रॉब्लम, है ना, और होगा किससे, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है A, ठीक है, एक वेक्टर है A। अब मुझे करना क्या है, A वेक्टर में से मुझे B वेक्टर को माइनस करना है। अब ज़रा देखिए, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। A वेक्टर और B वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, अब ज़रा देखिए, अगर मैं A और B को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, A और B को ऐड करने से मुझे मिलेगा ये वाला वेक्टर C वेक्टर। ठीक है, और जो ये C वेक्टर मिलेगा मुझे, मैं इसको क्या बोलता हूँ, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट को निकालने का फॉर्मूला फिक्स्ड है। फॉर्मूला क्या है, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। A बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ A, B बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है ना। अब ज़रा सोचिए, ये C वेक्टर है क्या, जो C वेक्टर है दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब ज़रा सोचिएगा कि मुझे क्या करना है, A और B को माइनस करना है ना, A और B को माइनस करना है। सपोज मुझे A माइनस B करना है। अच्छा, कि अगर A और B को माइनस करने से मान लेते हैं D वेक्टर मिला है ना, मान लेते हैं D वेक्टर मिला, तो कहने का मतलब ये है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, D वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस माइनस ऑफ B वेक्टर। A में से B को घटाओ, चाहे A में माइनस B को ऐड करो, वो एक ही बात है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे माइनस करना नहीं आता वेक्टर का, मैं एटलीस्ट क्या कर सकता हूँ, एटलीस्ट वेक्टर को ऐड कर सकता हूँ, भले ही वो A प्लस ऑफ माइनस B क्यों ना हो। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वेक्टर को, फॉर एनी वेक्टर, किसी वेक्टर को इफ़ यू मल्टीप्लाई by -1, it reverses its direction by 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ सर, अगर कोई वेक्टर है A और उसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस है 180 डिग्री। कोई वेक्टर है आपका B जो कि ऊपर जा रहा है और इसको मैं -1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कहाँ आएगा, नीचे। कहने का मतलब किसी भी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करने पे वो क्या होगा, 180 डिग्री अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो अब ज़रा समझिए कि ये A है, अब मैं B को -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं B को -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन गया, इसने अपना डायरेक्शन कितना बदल लिया, 180 डिग्री बदल लिया। अब ज़रा सोचिए, ये A वेक्टर है, ये -B वेक्टर है, तो आपको जो ये वाला वेक्टर मिलेगा, ये वाला वेक्टर जो मिलेगा, ये वेक्टर रियलिटी में क्या होगा, A और -B का सम होगा। मैंने कभी नहीं बोला कि A और B का डिफरेंस होगा, बल्कि मैंने क्या बोला, A और -B का सम होगा। ठीक है ना। अब ज़रा देखिए, थोड़ा सा फास्ट रिकैप देखते हैं। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, A और B को जोड़ेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें C मिलेगा। तो C वेक्टर इक्वल्स क्या मिलेगा, A प्लस B। मुझे A प्लस B नहीं करना, मुझे क्या करना है, इंस्टेड A माइनस B करना है। अब मैंने क्या बोला, A में से B को घटाओ, चाहे A में -B को ऐड करो,
एक ही बात है। अगर मैं ए में माइनस बी को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, माइनस बी होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि आप अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है उसको आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपना डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज कर लेगा। अगर ए राइटवर्ड्स है तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर लेफ्टवर्ड्स हो जाएगा, लेफ्टवर्ड होता तो -1 से मल्टीप्लाई करते तो राइटवर्ड हो जाता। बी अगर ऊपर है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। बस यही फ़र्क है। तो ये ए वेक्टर है, मैंने क्या किया, माइनस बी वेक्टर जनरेट किया। अब जरा देखिए, जैसे यहाँ पर ए और बी को ऐड करने पर सी मिलता था, यहाँ पर मैं ए में माइनस बी को ऐड कर सकता हूँ। तो क्या मिला मुझे, ए प्लस ऑफ माइनस बी, और मैंने इसको क्या बोल दिया, डी। अब जरा सोचो, मैंने आपको बताया था ए और बी के बीच का एंगल ये वाला लेते है ना, ठीक है। अब ए और माइनस बी के बीच का एंगल ये वाला लेंगे, ठीक है। अच्छा, ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो कहने का मतलब जितनी भी मैथमेटिक्स हमने एडिशन के लिए पढ़ा है वो सारी वैलिड है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या फ़र्क आएगा, बस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 180 माइनस थीटा। तो अगर आप डी वेक्टर निकालना चाहते हैं तो डी वेक्टर रियलिटी में क्या होगा, डी वेक्टर होगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। मैंने मोड लिखा है तो बी माइनस मोड के भीतर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो कहने का 2 मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। अब यहाँ पर कॉस थीटा की जगह क्या लिखूँगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ए वेक्टर और माइनस बी को ऐड किया जा रहा है और ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, एक बात और सुनिएगा कि कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा देखिए, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। बहुत अच्छी बात है ना कि अगर दो वेक्टर को प्लस करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दो वेक्टर को माइनस करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। वैसे ही रिजल्टेंट अगर आपको निकालना, पहले आप क्या करते थे, इसको आप अल्फ़ा को रिजल्टेंट बोलते थे ना। सो रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले आप रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, मैंने आपको कल क्या तरीका बताया था कि दो वेक्टर के बीच है ना, दो वेक्टर को ऐड करने से सी वेक्टर मिला है जिसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, करते क्या है, हम सिंपली क्या करते हैं, जिस वेक्टर के साथ एंगल हम निकाल रहे हैं उसको नीचे लिख लेते हैं और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। जिसके साथ नहीं निकालते हैं उसका साइन कंपोनेंट आता है ऊपर और कॉस कंपोनेंट कहाँ आता है, नीचे। उसी तरह से ये तो एडिशन के लिए वैलिड था, मुझे किसके लिए लिखना है, सब्ट्रैक्शन के लिए लिखना है। ये याद रखिएगा, एडिशन के लिए वैलिड था। अब सब्ट्रैक्शन के लिए लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए जो एंगल बना, ये एंगल बना गामा। तो tan गामा आप कैसे लिखेंगे, tan गामा लिखेंगे b साइन थीटा, मतलब इनफैक्ट थीटा की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब ज़रा देखिए, हमें ऑलरेडी पता है कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। एक चीज़ और जान लीजिए कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सिंपली साइन थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब tan गामा आपको क्या मिलेगा, tan गामा मिलेगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस, माइनस कहाँ से आया, 180 माइनस थीटा क्या आएगा, 180 माइनस थीटा क्या आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा आएगा माइनस कॉस थीटा, a माइनस बी कॉस थीटा। ये फार्मूला एडिशन के लिए वैलिड था, ये फार्मूला सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है, याद रखिएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत कम फ़र्क है। एडिशन में जब हम यहाँ बीच में प्लस यूज़ करते हैं, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, माइनस, है ना। याद रखिएगा, स्क्वायर वाले टर्म के बीच में माइनस नहीं आता, बल्कि 2ab वाले टर्म के बीच में माइनस और प्लस का फ़र्क होता है, ठीक है। अब ज़रा सोचिएगा, हमें क्या करना है, लास्ट टॉपिक आज की वीडियो के लिए,
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का पॉलीगन लॉ पढ़ना है। ठीक है, अब ज़रा समझिए, पॉलीगन आप समझते होंगे ना नाम से। पॉलीगन एक ऐसा फिगर होता है जिसके पास बहुत साइड होते हैं, और पॉलीगन लॉ का इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। अगर आपने ट्रायंगल लॉ सीख लिया तो वो पैरेललोग्राम लॉ भी ट्रायंगल लॉ जैसा ही है। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से ट्रायंगल लॉ आ गया तो सब आ गया। ठीक है ना। अब ज़रा देखिए, जैसे मैं एक पॉलीगन बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉलीगन है, ये उस पॉलीगन का ए वेक्टर ए साइड है, ये दूसरा बी साइड है, ये सी साइड है, ये डी साइड है, ऐसे करके बहुत सारे साइड हो सकते हैं ना। ये ई साइड है, ये एफ साइड है, बहुत सारे साइड हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, आई हैव टू राइट ए प्लस ए बी सी डी ई एफ। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल से लॉजिक से बात करूँगा। अगर आपको मैं मतलब मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता 2 + 3 + 5, क्या आप इन तीनों नंबर को एक साथ ऐड करने का कोई तरीका है? नहीं। आप क्या करते हैं, पहले 2 और 3 को ऐड करते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसको ऐड करते हैं। मतलब हमें कम से कम एटमोस्ट हमें 2 नंबर का एडिशन आता है, इसके बाद हम ऐड करते हैं ना आगे। कहने का मतलब ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि इन तीनों नंबर्स को एक साथ जोड़ दे। ठीक है ना, वही सेम टू सेम वैल्यू हम यहाँ भी लगाएंगे, है ना। हमें 2 वेक्टर का एडिशन आता है, चाहे आप हमसे 1000 वेक्टर का एडिशन पूछ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हम करेंगे क्या, जैसे कि मान लीजिए 2 + 3 + 5 अगर हम मुझसे पूछा गया तो मैं पहले 5 पे ध्यान ही नहीं दूंगा, 2 और 3 को ऐड करूँगा, क्या मिलेगा 5, फिर 5 और 5 क्या आएगा 10। समझ में आ गई बात। फिर तो कहने का मतलब इन सारे वेक्टर्स को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं पहले अपना ध्यान किस पर रखूँगा, ए और बी। मान लेते हैं ए और बी को ऐड करने से मुझे क्या मिला, ए और बी को ऐड करने से मुझे क्या मिला, ए + बी। ठीक है, अब देखिए जो ये ब्लू वाली लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन ए + बी है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने से ए + बी मिलेगा। अगर मैं जो ये वेक्टर है ए + बी और सी वेक्टर को ऐड करूं तो मुझे ये मिलेगा। अब ज़रा ध्यान रखिए, ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा ए + बी + सी। ठीक है, अब ये वेक्टर ए + बी + सी है, तो कहने का मतलब ये ए + बी + सी को डी में ऐड करेंगे तो मुझे ये मिलेगा ए + बी + सी + डी, ये मिलेगा। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा, मैंने पहले ए और बी को जोड़ा तो ए + बी मिला, फिर मैंने ए + बी में सी को जोड़ा तो ए + बी + सी मिला, फिर मैंने ए + बी + सी में डी को ऐड किया तो ए + बी + सी + डी मिला। अब मैं ए + बी + सी + डी में मैं अगर ई को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं ई को ऐड करूं तो मुझे मिलेगा ए + बी + सी + डी + ई। ठीक है, अब ज़रा सोचिएगा, अब ए + बी + सी + डी + ई में अगर मैं एफ को ऐड करूँगा तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, मुझे फाइनली ये मिलेगा। मतलब ए + बी + सी + डी + ई + एफ। मतलब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको 2 वेक्टर का एडिशन आता है तो चाहे मर्जी आप कितने वेक्टर का एडिशन करो आप कर पाओगे। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पॉलीगन दे रखा, जैसे ये देखिए, ये ए बी सी डी ई एफ, ये सारे सेम ऑर्डर में सारे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसका मतलब इन सब का सम क्या होगा, एक वेक्टर उठाओ जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अपोजिट मैनर में ऐड कर रहा है। आई बात समझ में। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि मान लीजिए ये 1000 वेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1000 वेक्टर हैं। अब ज़रा सोचिएगा, ऐसे करके मेरे पास 1000 वेक्टर है। ठीक है, अब कोई पूछता है कि इनका सम आप बना कर दिखाओ, तो इनका समेशन अगर मुझे बना के दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये सारे सेम ऑर्डर में, मतलब सारे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल पॉइंट से एक वेक्टर उठाऊँगा और फाइनल पॉइंट तक ऐड करूँगा
या ज्वाइन करूँगा किस ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका पॉलीगन्स लॉ, ठीक है। तो अब इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से जवाब दीजिएगा कि जैसे मैंने बोला कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ये क्या होगा, सी वेक्टर, ठीक है। अब ज़रा देखिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, सी वेक्टर। यही है ना, मतलब सी क्या होगा, ए और बी का सम होगा। अगर देखिए इसी फिगर को मैंने नीचे बनाया है, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने वाला वेक्टर सी है तो उसके उल्टे डायरेक्शन में आने वाला वेक्टर क्या होगा, बोलिए सर, माइनस सी। क्या होगा, माइनस सी। अब ज़रा सोचें कि मैं अगर ए प्लस बी प्लस माइनस सी लिखूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी प्लस माइनस सी लिखें तो मुझे क्या मिलने वाला है, ज़ीरो, क्योंकि सी किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर। हमेशा याद रखना, चाहे मर्जी कितने भी वेक्टर्स हों, अगर वो साइक्लिक ऑर्डर में साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब क्या, मतलब ये जैसे कि आपके पास एक वेक्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इन सारे वेक्टर का सम क्या होगा, ज़ीरो। समझ में आ गई बात। क्यों ज़ीरो होगा मैं आपको इस बारे में भी बता सकता हूँ। अच्छा, इन सारे वेक्टर का, इस वेक्टर को भूल जाइए, इन सारे वेक्टर का सम क्या होता है, मैं क्या करता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक वेक्टर ज्वाइन कर देता, ठीक है। अब अगर ये वेक्टर x है तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, -x, इसका मतलब सबका नेट सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। मतलब साइक्लिक ऑर्डर में अगर वेक्टर को आप ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। थैंक्स।